हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने खिलाफत इशू के बारे में स्टडी किया था और साथ में ये भी देखा था कि किस प्रकार से सिचुएशंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए तैयार हो रही थी और महात्मा गांधी का आगमन हो चुका था 1915 में। और जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जो सिचुएशंस क्रिएट हुई थी और डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था इंडियंस में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट किया था इंडियन लीडर्स ने। और फिर रॉलट सत्याग्रह होता है, क्योंकि रॉलट जो कानून पास किया गया था 21 मार्च 1919 को, उसे काला कानून करार दिया गया और सब ने हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर दे वर अगेंस्ट दिस लॉ, ब्लैक लॉ। उसके बाद फिर जलियांवाला मैसेकर होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, जिसमें बूढ़े बच्चे जवान सब थे। और जनरल डायर की करतूत इतिहास में अंग्रेज़ शासनकाल की क्रूरतम घटनाओं में से एक है, जो याद दिलाती है कितना ऑपरेसिव रूल था उनका। और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और फिर हमने देखा कि जो खिलाफत, जो कि खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए था, यानी कि जिसे इंग्लिश में इस तरह भी स्पेलिंग देखने को मिलती है खलीफ, तो खलीफायत आंदोलन था खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए और टर्की को डिसमेंबर या उसको डिसॉल्व करने से बचाने के लिए। तो उसमें भी महात्मा गांधी यानी कांग्रेस ने साथ दिया और खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों साथ मिलकर चले 1920 में। जो डेट मिलती है देखने को वो है 1 अगस्त 1920 की। 1920 में 1 अगस्त को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए तो जो दिसंबर में जो रेगुलर सेशन हुआ था 1920 में कांग्रेस का, तो उसके बाद बुक में आपको देखने को मिलता है कि जनवरी में ढंग से वो शुरू हुआ था। तो एनीवे, हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टडी करना है जो भी बुक में दिया गया है। तो हम ये देखेंगे कैसे उसकी शुरुआत हुई और किस प्रकार से वो डिफरेंट टाउन्स में और इंडिया में फैला। एक बड़ा मूवमेंट था, नेशनल वाइड मूवमेंट था, फर्स्ट नेशनल मूवमेंट हम इसे कह सकते हैं जो पूरे भारत में था। अगर वो केरला में भी देखने को मिला तो पंजाब में भी था, बंगाल में भी था, उत्तर प्रदेश में भी, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस उस वक्त कहा जाता था। और इतना तगड़ा मूवमेंट था, ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था कि ब्रिटिशर्स को नानी तो याद आ ही गई थी, लेकिन फिर भी वो नॉन वायलेंस तरीके से चलना चाहिए था। तो 5 फरवरी को जो घटना होती है चौरी चौरा में, जो प्रसिद्ध है चौरी चौरा कांड, जिसमें कि एक थाना फूंक दिया जाता है, हालांकि उसमें गलती पहले अंग्रेज़ों की थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं और फिर 12 फरवरी को यह आंदोलन वापस ले लिया जाता है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर वो आंदोलन चलता रहता तो शायद हमें आज़ादी पहले मिल सकती थी, लेकिन उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में लोग निर्णय लेते हैं हर समय, और क्रिटिक्स तो हमेशा रहेंगे। तो कुछ डेट्स आप याद रखिएगा और आइए हम आगे बढ़ते हैं। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों चलाया गया, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं, यानी हमें अंग्रेज़ों से सहयोग नहीं करना है। इन इस फेमस बुक हिंद स्वराज, तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी और कब लिखी गई थी। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट, महात्मा गांधी ने उस पुस्तक में लिखा था कि ब्रिटिश रूल, और डिक्लेयर्ड मतलब ये है कि कोई भी पुस्तक पढ़ सकता है, तो एक प्रकार से पुस्तक में जो भी लिखा होता है डिक्लेरेशन ही है, पब्लिक में उसे रिलीज़ किया जाता है। रूल वाज स्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ, तो गांधी जी ने एक लॉजिक निकाला कि अंग्रेज अगर भारत में कामयाब हैं, उन्होंने यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश किया है, तो उसका कारण यह है कि उनका सहयोग किया गया। इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज दिस कॉपरेशन, तो भारतीयों ने सहयोग किया और इसी कॉपरेशन की वजह से आज तक ये बने हुए हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, यही कॉपरेशन अगर वापस ले लिया जाए, मतलब वही भारतीय अगर ये कहें कि हम आपसे कॉपरेट नहीं करेंगे अब, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर, तो 1 साल में ही ये भाग जाएंगे यहाँ से और स्वराज हमें मिल जाएगा। यानी हमें खुद शासन करने का अधिकार, जिसे हम स्वराज कहते हैं, स्वराज कहते हैं, वो हमें मिल जाएगा। हालांकि उनकी जो 1 ईयर की जो बात थी वो नहीं सही पूरी हुई, इसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है आज भी कि उन्होंने झूठ बोला था उस वक्त, लेकिन इस तरह से प्रेरित करने के लिए बातें कहनी पड़ती हैं, हालांकि इससे बचना चाहिए। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, देखिए कहना तो बहुत आसान है कि हमें अंग्रेज़ों से सहयोग नहीं करना है, लेकिन आपकी बात मानेगा कौन? उसके लिए आपकी लीडरशिप में वर्थ होनी चाहिए, आपकी लीडरशिप में ट्रस्ट होना चाहिए, और आपका खुद का जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, वो सिंपल होनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए और लोगों को इंस्पायर करने वाली होनी चाहिए। गांधी जी में ये सब कुछ था और ऑलरेडी वो 45 ईयर्स में जब भारत पहुंचे थे तो उसके पहले अपनी वर्थ को प्रूव कर चुके थे, वो भी एक फॉरेन कंट्री में, साउथ अफ्रीका में। वहाँ भी अंग्रेज़ों का शासन था और भारत तो उनका अपना देश था। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट, गांधी जी प्रपोज, तो गांधी जी ने कहा कि देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा।
गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, तो हम स्टेजेस में उसको लागू करेंगे। अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना, ओपन करना। तो हमारा ये आंदोलन इकट्ठा स्टार्ट नहीं होगा। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, तो हम शुरुआत करेंगे इसकी कि अपने जो टाइटल्स हैं, अंग्रेज़ सरकार कुछ टाइटल्स प्रदान करती थी लोगों को, लेकिन आप जानते हो इमिनेंट लोगों को ही मिलता होगा, तो उस टाइटल को वो लोग अपने नाम के साथ जोड़ सकते थे, तो उसे सरेंडर कर देंगे, वापस कर देंगे। ये टाइटल्स एक सोशल प्रेस्टीज को भी दिखाते थे, लेकिन कब मिलेगा? जब आप अंग्रेज़ों का सहयोग करेंगे, यानी अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि आपको हमेशा पता होना चाहिए, कुछ लोग मॉडरेट्स होते हैं जिन्हें हम लिबरल्स भी कह सकते हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, अब कुछ बहुत ही रेडिकल्स विचारधारा के होते हैं। तो जो मॉडरेट्स होते हैं वो सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, बीच का रास्ता अपनाने की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की बात करते हैं, और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर चेंजेस की बात करते हैं, और रेडिकल्स भी एक प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट ही कहलाएंगे। ये रेवोल्यूशन की बात करते हैं, टू ब्रिंग अ चेंज इन द सिस्टम, और ये ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं। इसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी जो उन्होंने वापस कर दी थी, यानी कि नाइटहुड की उपाधि मिलने के बाद वो सर लगा सकते थे अपने साथ, सर रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इसे वापस किया था। और मैंने कैसरे हिंद की जो उपाधि थी जो गांधी जी को मिली थी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, ये सब टाइटल हैं जो उन्हें दिए गए थे। राय बहादुर का टाइटल मिला करता था, जैसे जमनालाल बजाज को राय बहादुर का टाइटल मिला था, तो इस तरह से टाइटल मिला करते थे। तो गवर्नमेंट दिया करती थी उनको। एंड अ बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, देखिए बाइकॉट को बड़े गाढ़े अक्षरों में लिखा गया, बोल्ड लेटर्स में। बाइकॉट का मतलब होता है कि बहिष्कार कर देना, ऐसे हाथ से नहीं यूज़ करेंगे इसको, ले जाओ यहाँ से, कोई मतलब नहीं रखना हमको आपसे। तो नॉन कोऑपरेशन का एक हिस्सा है बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो किसका बहिष्कार करना है, किसे यूज़ नहीं करना है? सिविल सर्विसेज का, मतलब कि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो नौकरी से छोड़ दें, त्यागपत्र दे दें। आर्मी में है, पुलिस में है, तो वहाँ से भी वो रिज़ाइन कर दें। कोर्ट्स में नहीं जाना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी नहीं जाना है, जैसे मैंने इंपीरियल काउंसिल की बात आपको बताई थी। इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हुआ करते थे, जैसे हमारे यहाँ विधानसभाएँ होती हैं, तो उन सब के चुनाव में ना वोट देना है, ना उसमें कैंडिडेट के रूप में खड़े होना है चुनाव में। स्कूल्स में बच्चों को वहाँ से स्कूल को छोड़ देना है। फॉरेन गुड्स का यूज़ तो करना ही नहीं है, मतलब कि कुछ भी फॉरेनर है, कुछ भी ब्रिटिश से रिलेटेड है, उसे हमें नो कह देना है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये स्वदेशी की बात यहाँ चल रही थी हर जगह, चाहे वो कपड़ा पहनने की बात हो, चाहे वो स्कूल की बात हो। अच्छा, जब कोर्ट्स की बात है तो कोर्ट्स क्या स्वदेशी होंगे? तो हो गए पंचायत है ना, पंचायत हमारी स्वदेशी स्टाइल है, तो निर्णय वहाँ पे सुलझाए जाएंगे। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज डिप्रेशन, और अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसे कदम उठाए जिसमें दमनकारी कदम के तहत लोगों पर अत्याचार करना और उनको डराना धमकाना, उनको मारना पीटना, उनकी हत्या करना, उन्हें परेशान करना, अगर सरकार ऐसा करेगी, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। दरअसल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के हिस्से के रूप में ये था कि आगे चल के इसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस तो था ही, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, ऑफ फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या कंपेन वुड बी लॉन्च्ड थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी। अच्छा, हमने खिलाफत आंदोलन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, इसे खलीफायत भी हम कह सकते हैं कि खलीफा के पद को बचाने के लिए, और वो सही था गलत था कांग्रेस का साथ देना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसके क्रिटिक्स थे। तो 1920 में क्योंकि हिंदू मुस्लिम साथ थे, तो शौकत अली और जो ये जो अली ब्रदर्स थे, तो महात्मा गांधी, और क्योंकि आंदोलन तो शुरू हो चुका था, तो ये लोग रैली करते थे जगह जगह जाके, और यात्राएं करते थे, टूर्ड एक्सटेंसिवली, मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, लोगों को पॉपुलर सपोर्ट हासिल करते थे। तो स्टूडेंट्स से मिलते थे, गांव के लोगों से मिलते थे, उन्हें बताते थे कि प्रोग्राम क्या है, इससे क्या हासिल होगा। तो सब अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे थे, और बड़ा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी चल रहा था साथ साथ, जैसे कि अनटचेबिलिटी है, उससे हमें दूर रहना है, छुआछूत की जो बीमारी है हमारे यहाँ, इविल है, उसे ख़त्म करना है, और लीकर्स नहीं यूज़ करने, यानी शराब नहीं यूज़ करना है, स्वदेशी अपनाना है, अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है। तो इस तरह के बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के तहत ये आंदोलन शुरू हुआ था। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स। तो गांधी जी ने जो प्रपोजल रखा था, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1919 से और 1947 तक जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती, उसे गांधीयन फेज कहा जाता है, फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी युग के रूप में जाना जाता है। तो कांग्रेस में चलती गांधी जी की थी। तो जब उन्होंने प्रपोजल रखा और उस प्रपोजल पर डिस्कशन शुरू हुआ कांग्रेस के बीच में, तो उसमें कुछ क्रिटिक्स भी थे, मतलब आलोचना करने वाले भी थे। तो जैसे खासकर आलोचना का जो कारण था वो था, दे वर रिलक्टेंट टू बाइकॉट। रिलक्टेंट मतलब होता अनिच्छा से,
यानी आपका मन नहीं है फिर भी आपको बाध्य किया जा रहा है, कंपेल किया जा रहा है कि नहीं आप फॉलो करो। दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस। तो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में, जिसमें भारतीय कैंडिडेट चुन के जा सकते थे। शेड्यूल फॉर नवंबर 1920, तो वो नवंबर 1920 में होना था और अगस्त में ये शुरू किया गया था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। और यहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में भी मनाया गया था कि हिंदूज मुस्लिम्स टुगेदर हेयर। और मैं जिन्ना का भी नाम ले लेता हूँ यहाँ पे कि जो जिन्ना थे उन्होंने भी रॉलेट सत्याग्रह के समय साथ दिया था। हालांकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके वो सशंकित थे, लेकिन जिन्ना बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और आखिर में उसने धर्म के आधार पर डिवीजन करा के ही माना। और बाद में लोग कहते हैं कि उन्होंने इस पर रिग्रेट भी जाहिर किया था, क्योंकि आज पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट में, उसकी इकनॉमी में। आर्मी में भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़े और भारत को जीत दिलवाई। तो जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस, उसे फेल किया इंडिया ने। एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लेड टू पॉपुलर वायलेंस। तो उन्हें मालूम था कि अगर मूवमेंट चलेगा, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह में वो देख चुके थे किस प्रकार से वायलेंस हो गया था और महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था आंदोलन की भाई अभी पब्लिक ट्रेंड नहीं है पूरी तरह से नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए, वेट करना चाहिए और मूवमेंट को और ब्रॉड बेस्ड बनाने के लिए मुस्लिम्स का साथ आना ज़रूरी है। और ये नहीं भूलना चाहिए उस वक्त की कितने प्रिंसली स्टेट्स थे और कुछ डायरेक्टली रूल्ड स्टेट थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो एक कंसेप्ट जो है वो इंडिया का या भारत का लैकिंग था उस वक्त। आज की तरह इंडिया नहीं था यूनाइटेड कि एक ही भारत हो, उसमें अलग अलग प्रांत हों। तो कई शासक थे उस वक्त भारत के अंदर। इंट्रो में मैंने इंडिया का मैप दिया हुआ है उस वक्त ब्रिटिशर्स इंडिया का, उसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ लोग इस राय के थे और ये भी था कि अगर हम इस प्रकार से इतना बड़ा आंदोलन स्टार्ट करेंगे तो फिर वायलेंस होगा और पब्लिक को नुकसान पहुंचेगा। तो इस प्रकार से क्रिटिक्स भी थे उस वक्त। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। और सितंबर से लेके दिसंबर तक कांग्रेस में टसल हुआ, आपस में टकराहट की, कुछ लोग पक्ष में कुछ लोग विपक्ष में। और हाँ, यहाँ हम जब पढ़ रहे थे पिछले पार्ट में तो यहाँ पे हमने एक और सेशन की बात की थी सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में, मतलब प्रेसिडेंटशिप में ये सेशन हुआ था। और इसमें ये इस सितंबर में हुआ था, इसे स्पेशल सेशन कहा जाता है। कलकत्ता में हुआ था ये और अब कोलकाता कहा जाता है। तो इस पर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के प्रपोजल पे विचार किया जाना था कि कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें काफ़ी लोग क्रिटिक्स थे, जिसमें CR दास वगैरह थे, विपिन चंद्र पाल थे। जिन्ना खुद बहुत ज़्यादा क्रिटिक थे इसके कि इस प्रकार से तो एनार्की फैल जाएगी। उनका कहने का मतलब था कि ये तो एनार्किकल है, अराजकता फैल जाएगी इससे। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी लोगों को मनाने में कामयाब रहे थे। और फिर एक रेगुलर सेशन होता है उसका दिसंबर में कांग्रेस का, वो आज भी होता है। हालांकि जो कांग्रेस उस वक्त थी और आज की जो कांग्रेस है इसमें डिफरेंस है, लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो जो नागपुर में रेगुलर सेशन हुआ उसका 1920 में, तो उसमें कंप्रोमाइज़ एक कर लिया गया, समझौता कर लिया गया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। यानी कि अब आगे चल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरी तरह से लागू होगा। और इसी सेशन में नाखुश होने के बाद कितने ही लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी, जिसमें जिन्ना भी शामिल थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान का कायदे आज़म कहा जाता है, ग्रेट लीडर। पाकिस्तान की बुक्स में रियल हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है क्योंकि पाकिस्तान का वजूद 1947 से बना है, उसके पहले उसका वजूद नहीं था। एक प्रकार से वो भारत का ही हिस्सा है। तो इसलिए जब भी उसे हिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी तो उसे इंडियन कल्चर और हेरिटेज के बारे में बताना ही पड़ेगा। तो उसको छुपाता है और महात्मा गांधी को एक ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में दिखाते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल का एक व्यक्ति था वो, और जीत वो मोहम्मद अली जिन्ना की दिखाते हैं। लेकिन जब हम ग्लोबली देखते हैं तो महात्मा गांधी जैसा ग्रेट लीडर जल्दी मिलता ही नहीं है। आपको जगह जगह आपको महात्मा गांधी की मूर्तियाँ मिल जाएंगी कि इतना सिंपल व्यक्ति कहाँ मिलेगा आपको देखने को, जो सक्षम होता हुआ भी सिर्फ एक कपड़े में रहता था। पूरा जीवन उसने होम कर दिया एक देश के लिए, उसको बनाने के लिए, एक राष्ट्र के लिए। हाँ, कुछ लोग क्रिटिक्स भी हैं, लेकिन कोई भी 100% एक्यूरेट कहाँ हो सकता है, परफेक्ट कहाँ हो सकता है, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो अगर तराजू में कोई पलड़ा बहुत भारी है, कोई हल्का है, ये गलतियों वाला है या अचीवमेंट वाला है, तो हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। तो महात्मा गांधी के साथ ऐसा ही था। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, इसमें कितने लोग शामिल हुए, कौन कौन लोग शामिल हुए, मतलब कितने ग्रुप शामिल हुए। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आइडिया को कि वास्तव में है क्या, कितने सोशल ग्रुप्स यानी समाज में रहने वाले कितने लोग उसको समझ पाए, कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समझ पाए,
कोई भी घटना अगर कहीं घटती है तो आप देखते हैं कि समाज में, गांव में उसे तरह तरह से लोग पेश करते हैं, कोई बढ़ा के, कोई चढ़ा के, कोई नॉर्मली उसमें अपनी तरफ से जोड़ जाड़ के। तो उसी प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया है, आंदोलन शुरू किया हुआ है, तो लोग अपने अपने ढंग से इसको समझते थे। और जब दिसंबर में 1920 में नागपुर सेशन हुआ था तो उसमें चल के जो जो लोग विरोधी थे उन्होंने ही प्रपोजल को मूट किया था और सी आर दास वगैरह ने अपने जो विरोध था उसको वापस ले लिया था, और जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया था कई लीडर्स के साथ। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1922 में जब तख्ता पलट कर दिया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, जो मैंने पिछले पार्ट में आपको पढ़ाया था, अगर आपको खलीफायत आंदोलन को ठीक से पढ़ना है तो आप पिछला पार्ट ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया था और खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये मूवमेंट भी धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया, जो खलीफायत मूवमेंट था, खिलाफत आंदोलन था, और उसके लीडर्स यहाँ वहाँ हो गए थे। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और उसके बाद तो इनमें से कुछ लोग तो कांग्रेस के साथ चले आए जैसे अबुल कलाम आज़ाद, और कुछ लोग क्रिटिक्स हो गए महात्मा गांधी के। यानी कुछ को सिर्फ रिलीजन से लेना देना था और कोई मतलब ही नहीं था। और शौकत अली और मोहम्मद अली ये सब चले गए थे मुस्लिम लीग में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक संगठन बनाया गया था, 1906 में उसकी स्थापना हुई थी। और आप जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1996 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब इसके 3 खंड हो चुके हैं, एक बांग्लादेश में एक्टिव है, डिफरेंट नेम से, इंडिया में है, और भारत में आज भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जो केरला में एक्टिव है। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म प्रधान पार्टियों को कोई भी महत्व नहीं देता, कभी भी सत्ता में नहीं आ पाई हैं। नो पार्टी बेस्ड ऑन रिलीजस हैज़ एवर कम इन एनी प्रोविंस, कोई प्रांत में भी नहीं उस तरह की पार्टी आ पाई है। इट शोज़ द मूड ऑफ द इंडियन पीपल कि उन्हें क्या पसंद है। तो 1913 में ही सदस्य बन गए थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और कांग्रेस के भी थे। जरा आप सोचिए कि 1920 में उन्होंने छोड़ा तो 7 साल वो 2 पार्टियों के सदस्य थे। द नॉन कॉपरेशन खलीफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। तो इसमें दिया गया है कि जनवरी 21 में शुरू हुआ। उसका कारण ये है कि जो दिसंबर में जो सेशन हुआ था ना नागपुर में, और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको मैप भी प्रिपेयर करना है। एक मैप इसमें दिया गया है कोर्स में आपके, उसे मैं प्रिपेयर करा दूंगा आपको। ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, अपनी अपनी इच्छाएं थी कि ये पूरी हो, ये पूरी हो। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के डिफरेंट मीनिंग्स भी हम यहाँ पढ़ेंगे, देखेंगे। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ स्वराज। और ये भी कहा जाता था कि नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट का मतलब ये स्वराज हमें मिल जाएगा। गांधी जी पे विश्वास बहुत था कि इस आंदोलन को सफल बनाओ, फिर आपको स्वराज मिलेगा, अंग्रेज भाग जाएंगे। बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। तो लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग क्या थे उसे हम आगे देखते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेट्स इन द सिटीज़। अच्छा, सिटीज़ में तो हमेशा मिडिल क्लास आगे चलती है। तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्ट का बहिष्कार करना है, स्कूल्स का बहिष्कार करना है, कॉलेजेस का बहिष्कार करना है, ऑफिसेज को छोड़ देना है, मिलिट्री हो, पुलिस हो, इन सब को छोड़ देना है। चरखा से यानी कि आप स्वदेशी कपड़े तैयार करिए, उसको पहनिए। शराब छोड़ दीजिए यानी लीकर छोड़ दीजिए, और विदेशी कपड़ों को तो यूज़ करना ही नहीं है, फॉरेन क्लोथ्स को यूज़ बिल्कुल भी करना ही नहीं है। एनीथिंग दैट इज़ एसोसिएटेड विद द इंग्लिश पीपल वी हैव टू डिस्कार्ड इट, हमें उसका यूज़ नहीं करना है। लेकिन अभी कानून को तोड़ने की बात नहीं यहाँ पे आई है, मतलब लॉ को ब्रेक करना और टैक्स ना देने वाली बात अभी यहाँ पे शामिल नहीं है। Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned. Lawyers gave up their legal practices. कानून के लोग, अब इसमें आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्वयं थे, मोतीलाल नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल स्वयं थे, सी आर दास स्वयं थे, सब लॉयर्स थे। तो इन लोगों ने वकालत छोड़ दी। अच्छा, काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया नहीं था। द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, क्योंकि उसे नवंबर में होना था और दिसंबर में ये सेशन हुआ था, तो वो ओवर हो चुका था, उसका बॉयकॉट किया गया, कोई पार्टिसिपेट किया ही नहीं उसमें। इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मैड्रास। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैड्रास में काउंसिल इलेक्शन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और वेयर द जस्टिस पार्टी, वहाँ पे एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स। इसमें नॉन ब्राह्मण लोग थे। कहने का मतलब ये है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहे होंगे। फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। तो उन्हें लगा कि भाई जब बड़े बड़े महारथी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, अच्छा मौका है कि इसमें हम ही लोगों को चुनाव लड़ना है, तो कुछ पावर हम लोगों को यहाँ पर काउंसिल्स में मिल जाएगी। तो उन्होंने उसका जो बहिष्कार था, बायकॉट था, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। काउंसिल इलेक्शंस का उन्होंने चुनाव लड़ा। समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। और ये माना जाता है, मतलब उन लोगों को ये मानना था कि जो ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी के, जिन्हें कहा जाता है एलिजिडली द अपर कास्ट पीपल, जो कि सक्षम भी थे, प्रॉस्परस भी थे, वही पावर गेन कर लिया करते थे। तो ये मौका देखकर जस्टिस पार्टी ने चुनाव लड़ा और जीत कर आए। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम हिंदू सोसाइटी में बहुत ही ख़राब, ईविल है,
इसको लोग दूर करना चाहते हैं काफ़ी लोग। जैसे मैं खुद आई डोंट बिलीव, आई बिलीव इन द इक्वलिटी ऑफ मैन, क्योंकि एक इंसान होता है, मैं भी हूँ, कोई भी है। इसी प्रकार से जेंडर डिफरेंस भी मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। आई डोंट बिलीव इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सबको अपने तरीके से, अपने मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़ने का हक होना चाहिए। जैसे एक टीचर एक क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं सबको समान रूप से पढ़ाता है, उसमें कौन आगे बढ़ पाता है, कौन नहीं बढ़ पाता है, दैट इज़ अ डिफरेंस। वो इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। अगर वो करता है, इट मीन्स ही इज़ नॉट रियल टीचर। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, मतलब अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूछा जाता है बोर्ड में कि व्हाट वाज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या था। तो उस मोर्चे पर अगर हम देखें तो वो बहुत ही ड्रामेटिक था। देखिए क्या ड्रामेटिक था। देखिए जब चेंजेस नॉर्मली नहीं आते हैं, बहुत तेज़ी से आते हैं, तो उन्हें भी हम ड्रामेटिक चेंजेस कहते हैं। फॉरेन गुड्स और बॉयकॉटेड, तो सबसे ज़्यादा जो असर देखने को मिला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, आगे चल के हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी देखेंगे कि जो फॉरेन क्लोथ थे उसका बहिष्कार खूब कायदे से होता था, और जो लीकर की जो शॉप्स हुआ करती थी उनको भी पिकेटिंग अच्छे ढंग से होती थी। तो फॉरेन क्लोथ की कपड़े की दुकान हो या शराब की दुकान हो, जहाँ पे फॉरेन लीकर बिका करता था, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते थे। खासकर महिलाएं बहुत तेज़ थीं, अब वो आने वाले लोगों को रोकती थी कि आप उसमें अंदर मत जाइए, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से उन्हें मनाती थी कि इट इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी, फॉर फैमिली, और नॉन कोऑपरेशन तो करना ही है। तो कुछ लोग नहीं मानते थे, चले जाते थे, कुछ लोग हाथ उठा दिया करते थे। तो वहाँ पे जो पब्लिक रहती थी उसे सहन करती थी, लेकिन पिकेटिंग उसकी होती थी। दुकानों में अंदर जाने से रोका जाता था, दुकानदारों को दुकान खोलने से भी रोका जाता था। लीकर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड, और जो फॉरेन क्लॉथ थे उनकी तो होली जलाई जाती थी, बॉनफायर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि साथ ही साथ इसका रिप्लेसमेंट भी हो रहा था, हालांकि उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर आप फॉरेन क्लॉथ यूज़ नहीं करें जो कि सस्ते भी थे, तो आपको स्वदेशी कपड़े इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जो बुनकर बनाया करते थे वो महंगे भी होते थे, मोटे भी होते थे। तो देखिए कितना गांधी जी में ट्रस्ट था कि लोग इसको भी करने को राजी थे। द इम्पोर्ट ऑफ क्लॉथ हाफ्ड बिटवीन 1921 1922। तो देखिए यही दौर था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। इसके बीच में जो कपड़ा आयात होकर आता था इंडिया में बाहर से, वो लगभग आधा हो गया था। यानी अगर 100 रुपये का कपड़ा आता था, 50 रुपये का आ रहा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इफेक्टिव था फॉरेन क्लॉथ का बहिष्कार। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू ₹57 करोड़। तो मात्र एक साल में आधा हो गया, 102 करोड़ से 57 करोड़ का इम्पोर्ट हुआ। इन मैनी प्लेसेज मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। और एक प्रकार से भी देखा जाए तो बिजनेसमैन का भी बड़ा सपोर्ट था कि जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। उन्होंने कहा भाई हम फॉरेन गुड्स में ट्रेड ही नहीं करेंगे, व्यापार ही नहीं करेंगे, हम इंडियन गुड्स में व्यापार करेंगे। और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, और अगर फॉरेन ट्रेड के लिए कोई हमसे लोन मांगने आएगा, कर्ज मांगने आएगा, तो हम नहीं देंगे। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, और जो बॉयकॉट मूवमेंट था एक प्रकार से बॉयकॉट मूवमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम बहिष्कार कर रहे थे, चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे फैल रहा था, एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स। और जो भी इंडिया में बाहर से मंगाया गया कपड़ा होता था इंपोर्टेड क्लोथ था, क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, या हो सकता है आगे आप किसी चैप्टर में पढ़े भी कि किस प्रकार से यहाँ से कॉटन जाया करता था इंग्लैंड में, वहाँ से कपड़ा बन के मिलों में आया करता था सस्ता, और भारत में पड़ जाता था पूरा मार्केट, और लोग खरीदते थे, सस्ते होते थे। तो इसको यूज़ ना करना, इसको डिस्कार्ड करना है। तो डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस, तो भारतीय हमें अपनाना है। और देखिए हम लोग लॉकडाउन पीरियड से गुजर रहे हैं, कोविड-19 का कहर छाया हुआ है जब ये वीडियो बन रहा है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर भी, अगर मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि उन्होंने 2 बार कम से कम इंडियंस का, जब भी इंडियन का आह्वान करते हैं तो मैंने देखा मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो हिम। तो एक मास लीडर तो ये व्यक्ति है ही है, और ग्लोबल लीडर भी कहा जाता है इन्हें। हम कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन हमारा मन, हमारी आत्मा जानती है कि क्या पर्सनालिटी है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी की। उनकी हर नीतियों को मैं भी पसंद नहीं करता, बट येट आई हैव टू एक्सेप्ट, द वर्ल्ड वुड हैव टू एक्सेप्ट, द हिस्ट्री वुड हैव टू एक्सेप्ट हिज लीडरशिप। तो ये भी समय समय पे स्वदेशी अपनाने की बात कहा करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि खादी को एक बहुत ही बूस्ट मिला है इनके शासनकाल के दौरान, और खादी हमारी इंडियन इंडस्ट्री है। तो भारतीय कपड़े पहनो, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी भारतीय टेक्सटाइल की भी बाहर आ गई थी इस वक्त, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी। और हैंडलूम्स वेंट अप, तो इनकी संख्या बढ़ गई थी, जो हथकरघे होते हैं जिनसे कपड़ा बुना जाता है। तो ये इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लेक्चर सुनिए, उसके बाद जो हमारी नोट सीरीज़ के वीडियोज़ उन्हें जाकर देखिए, आपको एक हेडिंग मिल जाएगी इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन्हें आप कॉपी में नोट कर सकते हो, या हम नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वर द रीजन बिहाइंड स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हल्का पड़ने लगा, धीमा पड़ने लगा, लोगों में जो जोश था वो कम होने लगा, उसके क्या कारण थे, एक क्वेश्चन बनता है। तो उसके कारण ये थे कि खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव। खादी महंगा कपड़ा है, आज भी जाइए आप तो, और जो कपड़े हैं उनकी तुलना में महंगा मिलेगा, और
उतना नहीं चल पाता जितना मिल के कपड़े चलते हैं। वाज मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोडक्शन मिल क्लोथ, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिल में मशीनों के द्वारा होता था कपड़ा एक साथ, उसकी तुलना में प्रोडक्शन भी कम था, महंगा भी था। तो जो पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, जो गरीब लोग थे वो उसे खरीदने की क्षमता उनके पास नहीं थी। तो एक कारण तो ये था कि उन्होंने उसको डिस्कार्ड करना शुरू किया और फिर से वो मिल्क क्लोथ कपड़े खरीदने लगे। हाउ देन कुड दे बायकॉट, तो कैसे वो मिल्क क्लोथ का बायकॉट कर सकते थे, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम। इसके अलावा जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब कॉलेज थे, कोर्ट थे, स्कूल्स थे, जो संस्थानें थीं, उनका बहिष्कार करना था, बायकॉट करना था, तो वो भी लंबे समय तक कैसे चल सके। उसकी वजह ये थी कि इसकी जगह रिप्लेसमेंट होना चाहिए ना, कि भाई हमने ए स्कूल जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था या ब्रिटिश एसोसिएटेड है उसको छोड़ेंगे तो एक बी उपलब्ध है हमारे पास जो इंडियन है, हम चले जाएंगे यहाँ पे, और उस लेवल की एजुकेशन भी चाहिए। तो रिप्लेसमेंट होता है तभी तो लोग इस छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं, तो वो नहीं था। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, अगर किसी मूवमेंट को सक्सेसफुल होना है तो अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक, ए का विकल्प बी, एक अल्टरनेटिव बी उपलब्ध है हमारे पास। इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेटअप, तो भारतीय इंस्टीट्यूशंस सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब ये 1920 में शुरू हुआ था, हालांकि बहुत कोशिशें हुई, होल ऑफ इंडिया वॉज बिहाइंड महात्मा गांधी टू मेक दिस, ये जो आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन सक्सेस, हैड टू बी सेटअप, तो उनको सेटअप करना जरूरी था, सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस, तो जिससे कि लोग ब्रिटिश वंस यानी जो ब्रिटिशर्स इंस्टीट्यूशंस थे उनको छोड़ के वहाँ पे यूज़ करें, उनको उस प्लेसेस पे आएँ, स्कूल्स को कॉलेजेस को ज्वाइन करें, तो वो भी कम हो रहे थे। दूसरा कारण तो ये था कि ऐसा हो नहीं पा रहा था, आखिर 1-2 साल 3 साल में कैसे इतने ज़्यादा तादाद में इंस्टीट्यूशंस इंडियंस बन सकते थे। दीज वर स्लो टू कम अप, तो आ रहे थे लेकिन धीरे धीरे वो कम संख्या में बन रहे थे। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगिन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल, तो जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, वो भी धीरे धीरे करके, यानी जैसे बूंद बूंद कर पानी टपकता उस पर धीरे धीरे करके वो भी उन्हीं स्कूल्स में वापस जाने लगे जहाँ पर वो पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और जो लॉयर्स थे उन्होंने भी गवर्नमेंट कोर्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो एक प्रकार से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक प्रकार से बैक हो रहा था क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव्स नहीं थे। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे काशी विद्यापीठ है, अब ये बनारस में, ये सब इसी दौरान बने। और जामिया मिलिया इस्लामिया का आपने बहुत नाम सुना होगा, ये भी इसी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान इस्टेब्लिश की गई। और दोनों कितने इंपॉर्टेंट, खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया तो एक ग्लोबल संस्थान बना हुआ है फॉर मुस्लिम्स। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा हरकतें इस वक्त हुई, उसको मजबूत बनाया गया। तो इस तरह से कई स्कूल, कॉलेजेस और स्टार्ट हुए थे उस वक्त कि लोग इंडियन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करें। तो इतना कुछ हमने पढ़ा और लगभग 2-3 क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने तैयार किए। आगे है रेवेलियन इन द कंट्री साइड, यानी कि जो सिटीज़ के दूर कंट्री साइड यानी देहात के इलाके थे वहाँ पर क्या हुआ। तो कंट्री साइड के रेवेलियन विद्रोह को हम पढ़ते हैं, विरोध को हम पढ़ते हैं, और जो रूल गवर्नमेंट कर रही होती है उसके खिलाफत आप करते हो, देन इट इज़ कॉल्ड रेवेलियन। फ्रॉम द सिटीज़ यानी शहरों से द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, तो हमने देखा कि मिडिल क्लास के लोग शहरों में एक्टिव थे, तो गांव देहात में देखते हैं क्या है। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल, ड्रू इनटू इट्स फोल्ड का मतलब अपनी गिरफ्त में ले लेना, अपने आगोश में ले लेना, और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेना। तो इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, तो पीजेंट्स भी शामिल हुए अपनी बार और ट्राइबल्स भी शामिल हुए। विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर द वॉर इसलिए दिया गया है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मूवमेंट था जो हम पढ़ रहे हैं, छोटे मोटे मूवमेंट होते रहते थे। अंग्रेज़ों का विरोध तो हो ही रहा था, तो इन लोगों ने भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी समझी, और जो लोकल विद्रोह थे वो अपने अपने कारणों को लेके हो रहे थे, और ये नेशन वाइड मूवमेंट था। तो इसमें हम अवध किसान सभाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं और CR दास वगैरह अगर बंगाल में एक्टिव थे, लाला लाजपत राय हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं तो गुजरात है, तो अलग अलग लोग एक्टिव थे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू एक्टिव थे ज़्यादा। तो किस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा था। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाई बाबा रामचंद्र, तो यहाँ पर बाबा रामचंद्र का करेक्टर आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। एक सन्यासी थे हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी, फिजी ऐसा कहा जाता है कि फिजी में भारतीय मूल के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसे आप मिनी भारत कह सकते हैं। तो फिजी में गए थे वो, और वहाँ पे लोग एक प्रकार से देखा जाए तो काम करने के लिए इंडिया चले जाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, फिर वहाँ बस गए वो लोग एज एन इंडेंचर्ड लेबर। तो इंडेंचर्ड लेबर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उनको ले जाया जाता था वहाँ पर काम कराने के लिए, और उनके अधिकार ना के बराबर थे, किसी बॉन्डेड लेबर से कम नहीं थे। तो वहाँ पर एक सन्यासी थे जो इंडेंचर्ड लेबर के रूप में गए थे, और
द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार, तो तालुका होता है इलाका, एंड लैंडलॉर्ड्स, तो आप जानते ही हैं बड़े बड़े भूमियों के मालिक जमींदार, हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। तो सेसेस मान लीजिए टैक्स का एक रूप, एग्जॉर्बिटेंटली हाई मतलब बहुत ज़्यादा, रेंट्स मतलब किराया। तो जो किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती वो क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड से ज़मीन के टुकड़े उधार लेते हैं, उस पर खेती करते हैं, तो उनको कुछ देना पड़ता है बदले में, रेंट उसे हम कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप किसी से किराए पे मकान लेते हैं तो आपको उसका किराया देना पड़ता है रहने के लिए, वो आपका अपना मकान नहीं होता। तो तालुकों में और तालुकदार उनके खिलाफ थे लोग वहाँ के। तो ये मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की। लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस, और भी उनसे वसूली करते थे। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार। देखिए बेगार एक ऐसा काम होता है जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे दिया गया है। लेबर दैट विलेजेस वो फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट एंड वर्क एट, यानी बेगारी कहते हैं कभी कभी, यार आज बेगारी हो गई पूरी पूरी, काम भी किया पैसा भी नहीं मिला। एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स, तो लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स में मतलब उनके खेतों में काम करना विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी पेमेंट के, तो इसे बेगारी हम कहेंगे। ये किसानों से काम भी कराया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा। तो किसानों की समस्या हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि अवध किसान सभा और अवध किसान आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर यहीं से मिलेगा। एज टीनेट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टीन्योर, तो यहाँ देखिए तालुकदार की प्रॉब्लम और हाई रेंट्स की प्रॉब्लम, बेगारी की प्रॉब्लम, और जो टीनेंट्स थे मतलब कि जो किसान थे जो काम करते थे उनकी ज़मीनों पर, तो उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब ड्यूरेशन, टाइम, कब तक वो उस खेत पर काम करने के लिए उन्हें इजाज़त रहेगी, उसे भी वो तय नहीं मानते थे। कि पता चला कि उसने कहा कि भाई अभी खेत खाली करो हम दूसरे को देंगे, तो बेचारा कहाँ जाएगा दूसरा वाला, हालांकि वो रेंट पे ही काम कर रहा था। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं थी। बीइंग रेगुलरली इविक्टेड, इविक्ट मतलब होता है बेदखल कर देना, हट जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा ये मेरा है, यहाँ पे तुम्हें मैंने इजाज़त दी थी, अब तुम्हें मैं हटाता हूँ यहाँ से। तो इविक्ट कर देना, सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड, मतलब किराए पे जो दी गई है ज़मीन उसके ऊपर उनका राइट खत्म हो जाता था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, तो ये तो प्रॉब्लम्स हमने पढ़ ली। अच्छा उनकी डिमांड क्या थी? द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने कहा भाई रेवेन्यू कम करो, जो राजस्व वसूलता है सरकार वसूलती है और जो लैंडलॉर्ड्स वसूलते हैं उसे कम किया जाए। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगारी खत्म की जाए। एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स ज़्यादा बदमाश थे, आतताई थे, अत्याचारी थे, उनका बहिष्कार किया जाए, यानी उनसे कोई मतलब ही ना रखा जाए। उनके खेतों पे कोई काम नहीं करने जाएगा तो उनकी खेती कहाँ से होगी, कोई मतलब ही नहीं रखना है। अच्छा गांधी जी थे ही, लोगों का मनोबल बढ़ा ही हुआ था। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंस, तो नाई धोबी बंस का मतलब नाई और धोबी दोनों मिलकर एक बंदी लगा देंगे कि हमें काम नहीं करना है। वर ऑर्गेनाइज बाई पंचायत, तो गांव की पंचायत होती हैं जिन्हें हम गांव लेवल की कोर्ट कह सकते हैं, और उसमें पंच होते हैं जो निर्णय करते हैं, तो पंचों की बात गांव के लोग माना करते थे। तो उन लोगों ने कहा भाई नाई धोबी बंद लगा दो, इन ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड से कोई वास्ता नहीं रखना है, ना दाढ़ी बनानी है उनकी, ना कपड़े धोने। टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन, तो ना उनके कपड़े कोई धोएगा, ना उनकी दाढ़ी कोई बनाएगा, ना बाल काटेगा, तो क्या करेंगे, अपने आप काटेंगे बाल अपने। तो एक प्रकार से विरोध का एक तरीका था। और देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बातें थी उस वक्त, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स बहुत ही ताकतवर लोग हुआ करते थे। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कमान संभाली, कंट्रोल संभाला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान। अब आप सोच रहे होंगे तो जून 1920 है, अरे भाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत उसके पहले से ही होने लगी थी। लोगों को नेशनल वाइड मूवमेंट के लिए तैयार किया जा रहा था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लीडर्स एक्टिव थे। नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस, तो अवध में वो गांव गांव जाते थे, टॉकिंग टू द विलेजर्स से बात करते थे, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ग्रीवेंसेस, उनकी समस्याओं को सुनते थे। और देखिए जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े नेता थे उस वक्त, उनके साथ एक टैग लगा हुआ था कि वो बहुत बड़े घराने के हैं, बहुत रिच पर्सन है, लेकिन आज़ादी के लिए कूद पड़े हैं आंदोलन में, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है। तो त्याग से लोग प्रभावित बहुत ज़्यादा होते हैं। भाई अक्टूबर तक अवध किसान सभा का सेटअप, और अक्टूबर तक उन्होंने अवध किसान सभाओं का गठन कर डाला था। तो एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है किसने गठन किया था, कहाँ पे गठन हुआ था। वह सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, और उसके जो अगवा होते थे जवाहरलाल नेहरू होते थे, बाबा रामचंद्र भी होते थे, और कुछ लोग और अवध किसान सभाओं के लीडर्स हुआ करते थे। बाबा रामचंद्र यहाँ साथ दे ही रहे थे। अच्छा सभा का मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा किसान शामिल होंगे, और किसी किसान सभा की जब बैठक होगी तो उसमें जो बातें होंगी उससे उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित किया जा सकता था। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेटअप इन विलेजेस, और लगभग एक महीने के अंदर लगभग 300 ब्रांचेज अवध किसान सभा की स्टैब्लिश कर दी गई अराउंड द रीजन, अवध क्षेत्र में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवध किसान सभाएँ बहुत ही सक्सेसफुल थीं। सो व्हेन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, तो जब
आगे आने वाले साल में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, यानी कि 9 जनवरी 1921 आपकी बुक के अनुसार दिया गया है, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट्स स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तो करना क्या था भाई, वहाँ पर अवध किसान सभाएं ऑलरेडी बनाई जा चुकी थी, तो उन्हें ला के जोड़ना है, यानी अवध किसान सभाओं को एक प्रकार से लिंक कर देना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। तो जो भी इसके मेंबर्स होंगे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। हालांकि हमें हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ। तो आगे चल के जो किसान सभाओं के जो लोग थे वो मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे अपने तरीके से, क्योंकि देखिए जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसमें पावर आ जाती है। अब पता चला 2-4 पुलिसमैन, अगर 50 लोग इकट्ठा हैं, तो अगर वो आमादा हो जाए इनको खदेड़ने पे, तो कैसे संभाल पाएंगे लोग, कितनी गोलियां चलाएंगे। तो एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ रहा था अवध में, तो हाउसेज ऑफ तालुकदार्स के घर, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारे पास पावर है, मर्चेंट्स पर अटैक, मर्चेंट्स पर अटैक किया गया, मतलब उन्हें मर्चेंट्स पे भी गुस्सा थी। बाजार्स को लूट लिया गया, और ग्रेन होर्ड्स यानी कि जो बड़े बड़े गोदाम थे अनाज के भंडार, तो उन पर कब्जा कर लिया गया, यानी कि ताकत जो जनता की थी उसे शो किया जा रहा था, और ये गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट, अच्छा कई जगह जो लोकल लीडर्स थे, स्थानीय जो नेता हो जाते हैं, वो किसानों को ये कहते थे कि गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड, कोई टैक्स पे नहीं करना। जिसे कहते हैं ना कि बात इतनी सी होती है और जो लोकल तक पहुँचते तक लोगों तक पहुँचते पहुँचते इतनी बड़ी हो चुकी होती है, लोग अपनी तरफ से चीज़ें जोड़ देते हैं इसमें। एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, तो उन्होंने उनका टैक्स नहीं देना है और जो भूमि है उस पर कब्जा करना है और गरीबों में बांट देना है, तो लोग अपनी तरफ से उसमें जोड़ ले रहे थे सब। द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड, इन्वोक्ड का मतलब होता है कि महात्मा गांधी के नाम का आवाहन किया जाता था, उनके नाम को यूज़ किया जाता था आंदोलनों में। द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस, लोग महात्मा गांधी का नाम ले लेके अपनी बातों को मनवा लेते थे कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है। तो जो भी उनकी गतिविधियाँ थीं, ऑल एक्शंस थे, जो भी उनकी आकांक्षाएँ थीं, जो भी उनकी डिजायर्स थी आंदोलन में, एक पब्लिक में पावर होती है और क्राउड का कोई माइंड तो होता नहीं है, तो वो लोग गांधी जी के नाम पर अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे थे। और गांधी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं था, कहा नहीं था कि आप लूट करो, अटैक करो, तो ये सब भी चल रहा था। इन 1928 वल्लभ भाई पटेल लेड द पीजेंट मूवमेंट बारदोली। बारदोली सत्याग्रह किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है 1928 में, गुजरात के तालुका में, अगेंस्ट इन्हेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो उन्होंने दरअसल राजस्व जो बढ़ा दिया गया था, लैंड रेवेन्यू, दरअसल जब आपकी ज़मीन है, आपकी खुद की ज़मीन हो, तो भी आपको एक रेवेन्यू देना पड़ता है सरकार को, श्रम लगान कहते हैं। नोन एज द बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। दिस मूवमेंट वाज अ सक्सेस अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल बहुत ग्रेट लीडर थे, उनकी लीडरशिप में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद किस प्रकार से इंडिया को यूनाइट किया। एक प्रकार से देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन एक्सेप्टेंस ज़्यादा वल्लभ भाई पटेल की ही थी। और आज आप स्टडी करेंगे तो वल्लभ भाई पटेल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा उन्हीं से प्रेरित होंगे। द स्ट्रगल वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड, और जो स्ट्रगल था बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज्ड भी हुआ, मतलब लोगों तक पहुंची खबरें, एंड जनरेटेड इमेंस सिंपैथी इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इससे जो सिंपैथी है काफ़ी ज़्यादा वल्लभ भाई पटेल से भी जुड़ी, वहाँ के लोगों से भी जुड़ी, और टैक्स ना पे करने की जो बात थी इसे भी लोग स्वीकार करना शुरू कर चुके थे। दरअसल महात्मा गांधी ने कहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बाद में हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में स्टार्ट कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हम उसे गुजरात में किसी तालुके से शुरुआत करेंगे उसकी। लेकिन तो 1928 की बात है, जब तक तो आंदोलन खत्म हो चुका था, लेकिन गतिविधियाँ चलती रहती थी। इसे भी हम पढ़ लेते हैं। 6 जनवरी 1921 की बात है कि जो यूनाइटेड प्रोविंस फायर्ड एट प्रेजेंट्स रायबरेली में, जो पुलिस है यूनाइटेड प्रोविंसेस में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश जिसे हम कहते हैं, रायबरेली के नज़दीक, वहाँ पे उन्होंने फायर कर दिया। जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग, वो वहाँ जाना चाहते थे जहाँ किसानों पर फायरिंग हुई थी, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। तो उससे वो एजिटेटेड हो गए, मतलब गुस्सा हो गए, आंदोलित हो गए। नेहरू ने वहाँ पे क्या किया, एड्रेस द पीजेंट्स हु गैदर्ड अराउंड हिम, तो उनके आसपास जो भी किसान थे उन्होंने उनको एड्रेस किया, यानी कि उनको इकट्ठा होने पे उनको संबोधित किया, उनसे बातें की। दिस इज हाउ ही लेटर डिस्क्राइब द मीटिंग, तो उन्होंने मीटिंग को इस प्रकार से डिस्क्राइब किया। दे बिहेव्ड एज ब्रेव मैन, वो लोग बहादुर आदमियों की तरह से पेश आए, काम एंड अनरफल्ड, और शांत थे। अनरफल्ड मतलब जब पुलिस वहाँ पे उपलब्ध थी फायरिंग करने के लिए और डर जाना चाहिए था, तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था, खतरा देखते हुए सामने भी। इसका मतलब ये है कि लोग आओ, गोली चलाओगे, लाठीचार्ज करोगे, फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस तरह का मूड था लोगों का। आई डो नॉट नो हाउ दे फेल्ट, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या उस वक्त सोचा होगा, बट आई नो वॉट माई फीलिंग्स वर, लेकिन
मुझे क्या लगा उस वक्त, फॉर अ मोमेंट माई ब्लड वॉज अप, एक बार तो मुझे भी जोश आ गया। नॉन वायलेंस वॉज ऑलमोस्ट फॉरगटन, नॉन वायलेंस जिसे हम कहते हैं कि अहिंसा, एक प्रकार से मेरे मन में भी खून खौल उठा और लगा कि मैं वायलेंट हो जाऊँ, बट फॉर अ मोमेंट ओनली, लेकिन पल भर के लिए। और ऐसा होता है, कहते हैं ना गुस्से में आदमी नुकसान करता है। द थॉट ऑफ द ग्रेट लीडर, फिर मुझे एक ग्रेट लीडर का ख्याल आया, हु बाई गॉड्स गुडनेस हैज़ बीन सेंट टू लीड अस टू विक्ट्री, जो ईश्वर की कृपा से हमें मिला है ऐसा सज्जन, ऐसा ग्रेट लीडर जो हमें जीत तक लेके जाएगा, हमें विक्ट्री दिलाएगा, उसका ख्याल आ गया। केम टू मी, मतलब क्षण भर के बाद मुझे गांधी जी का ख्याल आ गया। एंड आई सॉ द किसान सीटेड एंड स्टैंडिंग नियर मी, फिर मैंने देखा कि किसान जो मेरे पास बैठे हुए थे और मेरे पास जो खड़े हुए थे, लेक्स एक्साइटेड, उनका गुस्सा, उनका एक्साइटमेंट थोड़ा शांत हो गया, मोर पीसफुल, और ज़्यादा पीसफुल हो गए, देन आई वाज, मुझसे भी ज़्यादा। एक प्रकार से यहाँ लोग बता रहे हैं कि गांधी जी की लीडरशिप में हमें नॉन वायलेंट तरीक़ों को यूज़ करना है। हमें पल भर के लिए गुस्सा आ सकता है, हम अटैक कर सकते हैं पुलिस पे, लेकिन हमें गांधी जी को सोचना चाहिए, तो हमारा माइंड पीसफुल हो जाएगा। एंड द मोमेंट ऑफ वीकनेस पास्ट, और जो कमजोरी का जो मूवमेंट था, कमजोरी का मूवमेंट यहाँ बता रहे हैं कि वायलेंस करने की जो मन में आपकी बात आ जाती, तो एक प्रकार से यहाँ उन्होंने कहा ये आदमी की वीकनेस होती है। आई स्पोक टू देम इन ऑल ह्यूमिलिटी ऑन नॉन वायलेंस, फिर मैंने उनसे सबसे नॉन वायलेंस के बारे में बातचीत की, बड़ी सज्जनतापूर्वक, बड़ी नम्रतापूर्वक। आई नीडेड द लेसन मोर देन दे, और मुझे लगता था कि बात करते वक्त कि नॉन वायलेंस का जो लेसन है, जो पार्ट है, शायद मैं ज़्यादा पढ़ रहा था उनकी अपेक्षा, हालांकि पढ़ा मैं उनको रहा था। एंड दे हीडेड मी, उन्होंने मुझ पर ध्यान दिया। मी पीसफुली डिस्पर्स्ड, उसके बाद सब लोग यहाँ वहाँ डिस्पर्स हो गए। अब यहाँ देखिए, अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर कोई लीडर ऐसे होता जो उनको भड़का देता, मारो, अटैक करो, इन लोगों ने गोली चलाई है, तो शायद वहाँ पर बलवा हो सकता था। तो एक ग्रेट लीडर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये कोट दी गई, कहाँ से उठाया गया है। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया। देखिए, आप अवध किसान सभा तो हम पढ़ चुके, वहाँ महात्मा गांधी के नाम इन्वोक करके वो लोग क्या क्या कर देते थे। तो इसी प्रकार से ट्राइबल पीपल जो पहाड़ियों में, जंगलों में रहा करते हैं, और नेटिव पीपल हैं वहाँ के, उनके पूर्वज, वो बाहर से नहीं आए हैं, द ट्राइबल। तो उसी प्रकार से वहाँ पर जो स्वराज का आइडिया था वो क्या था उन लोगों के लिए, क्योंकि अवध किसान सभा, और हमने देखा कि जो अवध का इलाका था वहाँ पे ये था कि भाई ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी लोगों के बीच में, स्वराज मिलेगा। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जो गुडेम की पहाड़ियाँ हैं, उदाहरण के लिए अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920। देखिए, मिलिटेंट मतलब लड़ाका जो अटैक करना जानते हैं, गुरिल्ला मूवमेंट मतलब होता है छुप कर जो वॉर करते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे और रास्ते में छुपे रहेंगे, आप पे वॉर कर देंगे। तो 1920 के आसपास इस तरह का मूवमेंट वहाँ पे चल रहा था। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। अब इस प्रकार के स्ट्रगल को कांग्रेस तो मान्यता नहीं दे सकती थी। कैसे कह सकती थी कि हाँ, जहाँ पर इस तरह का गोरिल्ला मूवमेंट हो वो कांग्रेस का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा हो सकता था, या नॉन वायलेंस का हिस्सा हो सकता था। हेयर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन्स, तो जंगल का इलाका था, पहाड़ियों का भी इलाका था, तो जो फॉरेस्ट रीजन्स था यहाँ पर, उसी प्रकार से और जगहों पे, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा किस प्रकार से जंगलों पे पाबंदियाँ लगा दी गई थी, प्रोटेक्टिव रिजर्व, इस तरह के फॉरेस्ट बना दिए गए थे जहाँ पे लोगों को आने जाने नहीं दिया जाता था। और ट्राइबल पीपल की जगह क्या थी, फॉरेस्ट, तो उनका जनजीवन नष्ट किया जा रहा था, उनकी कल्चर ख़त्म की जा रही थी, उन्हें अपने नेचुरल तरीके से रहने नहीं दिया जा रहा था। तो प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में घुस नहीं सकते, ग्रेज देयर कैटल, अपने जानवरों को चरा नहीं सकते, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ नहीं कर सकते, फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर सकते, फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी लाइफ पर खतरा था, उनके जीवन पर खतरा था, उनकी कल्चर पर खतरा था। तो अंग्रेज एक प्रकार से सबको नाराज़ ही तो करते चले जा रहे थे, और जब वो किसी बड़े आंदोलन की बात सुनते थे तो निश्चित है कि वो अपने इलाके में एक्टिव हो जाते थे। दिस इनरेज द हिल पीपल, तो जो पहाड़ी पर रहने वाले लोग थे उससे गुस्सा हो गए सबके सब। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। ट्रेडिशनल राइट का मतलब होता है कि जंगलों पर हमारे पूर्वज रहते चले आ रहे, हमारा अधिकार है। नेटिव पीपल ये कहते हैं, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं, कि जंगल और पहाड़ों पर हमारा अधिकार है, वो हमारे घर हैं, हमारे नेचुरल होम्स हैं, उन्हें हमको नहीं दिया जा रहा है, हमारा अधिकार छीना गया है। व्हेन द गवर्नमेंट बिगिन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार, अच्छा उसके बाद जो है जंगलों में थोड़ी बहुत परमिशन दी भी जाती थी तो बेगारी कराई जाती थी कि हमारे लिए काम करो, रोड बिल्डिंग है, और पैसा उनके बदले नहीं दिया जाता था, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया, रिवोल्टेड। द पर्सन हु केम टू लीड देम, कोई ना कोई लीडर तो होना चाहिए ना। आपने बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा, वो ट्राइबल पीपल का ही तो लीडर था, उसे भगवान माना जाता है आज। तो अलूरी सीताराम राजू का यहाँ पे आएगा करेक्टर। वहाँ आपने बाबा रामचंद्र के बारे में पढ़ा, अवध किसान सभा का जब हम पढ़ रहे थे। अब ये ट्राइबल जो विद्रोह है यहाँ पे गुडेम हिल्स में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर आप अलूरी सीताराम राजू के बारे में पढ़िए। क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स,
इसके थोड़ा चार्म था इसके पास, कहता था कि मेरे पास जादुई ताकतें हैं और ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, आई हील पीपल, लोगों को इलाज कर सकता हूँ, मतलब उन्हें चंगा कर सकता हूँ, एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, लोग कहते थे कि अगर गोलियाँ भी चलाई जाएँ तो एलोरी सीताराम राजू पर कोई असर नहीं होगा। कैप्टिवेटेड बाई राजू, तो राजू की कैप्टिवेट मतलब होता है एक प्रकार से बंध जाना, पर यहाँ पे वो बंधन नहीं है जो पुलिस आपको बांधती है, यहाँ पे कैप्टिवेट मतलब होता है किसी के आकर्षण में बंध जाना, किसी की ब्यूटी, किसी की चार्म, किसी की बातों, किसी की स्पीच, किसी की लाइफ स्टाइल, या हम थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में कहें कि आप उसके फ़ैन हो जाएं, देन यू आर कैप्टिवेटेड बाय राजू। तो राजू के फ़ैन थे। द रिबल्स प्रोक्लेम्ड, जो विद्रोह थे, मतलब जो विद्रोह था वो ये घोषणा करता था, डिक्लेयर करता था कि मतलब जो लोग शामिल थे उस रिविलियन में कि ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, ईश्वर के अवतार हैं ये। तो अब जो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाएगा, सोचिए ईश्वर का अवतार माना जाएगा, सोचिए कितने फॉलोअर्स होंगे उसके, उसकी हर बात को मानने की कोशिश करेंगे। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, राजू महात्मा गांधी की महानता के बारे में लोगों को बताते थे। सेट ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ, एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी, और लोगों को कहते भी थे वो अलूरी सीताराम राजू की खादी पहनो, एंड गिव अप ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग छोड़ दो। तो सोचिए एक आम आदमी कहेगा तो कहेगा तुम्हें क्या पड़ी, अपने पैसे की पीता हूँ, लेकिन कोई लीडर कहेगा जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो, मास फॉलोइंग ज़्यादा हो, तो लोग छोड़ देंगे। बट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली, लेकिन अब यहाँ देखिए थोड़ा सा डिफरेंस भी है कि अलूरी सीताराम राजू ये भी कहते थे, मतलब किसी जोरदार तरीके से कहना, देन इट इज़ कॉल्ड असर्टेड, कि इंडिया को मुक्ति तभी मिल पाएगी, इंडिया फ्रीडम तभी गेन कर पाएगा जब फोर्स का सहारा लिया जाए, और नॉन वायलेंस से हमें नहीं मिलने वाला। तो गांधी जी से यहाँ डिफर करते थे। आखिर गुरिल्ला वॉर मूवमेंट वहाँ पे चल रहा था, द गुडेम रिबल्स अटैक्ट, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि भाई उनके लीडर ने ही कहा कि फोर्स यूज़ करना पड़ेगा, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक करना और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना, और गुरिल्ला वारफेयर के जरिए स्वराज को अचीव करने की कोशिश हुई। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखिए यहाँ पर लोग अपने ढंग से लागू कर रहे हैं, लेकिन कारण अलग अलग है। अब यहाँ पे इनकी ट्राइबल लाइफ छीनी जा रही थी। अवध किसान सभाओं में हमने 4-5 पॉइंट पढ़े कि किस प्रकार से रेवेन्यू एक इशू था, बेगारी एक इशू था। राजू वाज कैप्चर्ड, अंत में राजू को पकड़ लिया गया एंड एक्सिक्यूटेड, 1924 में उनकी हत्या कर दी गई, मतलब एक्सिक्यूट किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, एंड ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो। और ऐसे लोग तो जो है फोक हीरो बन जाते हैं, यानी एक लीजेंड बन चुके होते हैं, और आने वाली जनरेशन्स उनकी किस्से कहानियाँ बना बना के लोगों के सामने पेश करती थी, फोक हीरो। स्वराज इन प्लांटेशंस, तो अब हम किसानों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अवध किसान सभा, ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब प्लांटेशन की बारी आती है। और ये असम, यहाँ पर आपको यहाँ जिक्र मिलेगा पढ़ने के लिए। तो असम में भी आंदोलन चल रहा था, लेकिन लोगों के अपने अपने मीनिंग्स थे आंदोलन को लेके। लोगों को ये लगता था कि भाई हमारी ये मुसीबतें हल हो जाएंगी, इसे स्वराज कहते हैं, यानी उन्हें कहीं फ्रीडम मिले तो उसे स्वराज कहेंगे वो। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, अजय यहाँ वर्कर्स की बात आ रही है जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, तो महात्मा गांधी की जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात थी, उन्होंने उसे अपने ढंग से समझा कि स्वराज का मतलब क्या है। हाउ डिड द मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 120 वर्ड्स में लिखना होता है, तो इसके लिए आपको नोट्स चाहिए होते हैं। वो ऑलरेडी आपको नोट सीरीज़ वीडियो में मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के इसका लिंक मैं दिए रहता हूँ। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, बड़े बड़े जो बागानों में काम करते थे, प्लांटेशन वर्कर्स किस बागान में काम करते होंगे, चाय के बागान में काम करते होंगे। फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली, अब उनका कहना था कि भाई फ्रीडम का मतलब, स्वराज का मतलब यह है कि उन्हें आने जाने की इजाज़त हो, फ्री, इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब बंद, चारों तरफ से एक सीमित इलाका, जेल को भी कन्फाइनमेंट कहा जाता है। स्पेस इन विच देवर इनक्लोज्ड, तो जो चाय के बागान में उन्हें बंद करके रखा जाता, मतलब चाय के बागान कैंपस में वो लोग रहते थे, उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। तो अगर उन्हें जाने की इजाज़त मिलती है कि कभी भी बाहर जा सकें, अंदर आ सकें, तो उन्हें लगेगा स्वराज मिल रहा है। एंड इट मींट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, और इस प्रकार से वो अपने गाँव में भी जा सकेंगे, यानी कि जो लिंक है गाँव से और उनका, भाई उनके घर तो गाँव में ही हुआ करते होंगे, उनकी फैमिली गाँव में रहा करती होगी, और वहाँ जाने की इजाज़त जल्दी उन्हें मिलती नहीं थी। तो वो सोचते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे, यानी आंदोलन हम भी करेंगे, तो हमें स्वराज मिलेगा। स्वराज का मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो कब था, 1859 में था। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड, इस एक्ट के तहत जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्हें इजाज़त नहीं थी कि वो टी गार्डन्स को छोड़ सकें विदाउट परमिशन, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। एंड इनफैक्ट दे वर रियरली गिवन सर परमिशन, और वो परमिशन मांगने भी जाते थे तो उन्हें बहुत मुश्किल से कभी कभार ही परमिशन मिला करती थी, रेयरली। When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, तो जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि
अधिकारी जो हैं उनकी ऐसी तैसी, उन्होंने कहा कोई नहीं सुनेगा उनकी, कोई नहीं मानेगा उन्हें, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें डिफाई किया, यानी उन्हें डिसओबे किया और उल्लंघन किया उनकी जो परमिशन वाली बात थी। लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, उन्होंने प्लांटेशन से बाहर आए कैंपस से और घर की तरफ रवाना हो गए। दे बिलीव दैट गांधी जी वॉज कमिंग, उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्हें महसूस हो रहा था, उन्हें ये विश्वास दिलाया गया था, या उन्होंने अपने ढंग से सोचा था कि गांधी जी आ रहे हैं और सबको एवरीवन वुड बी गिवन लैंड, सबको ज़मीन मिलेगी। गांधी जी के प्रकार से गॉड का प्रतिनिधि मान लिया था, गांधी जी गांधी जी गांधी जी, सारी समस्याओं का हल गांधी जी। तो उन्होंने अपने विलेजेस की तरफ रवाना शुरू किया कि उन्हें ज़मीनें वहाँ मिल जाएंगी, वहाँ वो काम करेंगे। दे हैव नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, लेकिन कभी वो अपने विलेजेस में नहीं पहुँच सके, अपनी मंजिल के लिए जहाँ रवाना हुए थे नहीं पहुँच सके। क्यों? क्योंकि स्ट्रैंडेड यानी फंस गए थे ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक चल रही थी, यानी पानी की जहाज़ और रेलवेज़ नहीं चल रही थी, काम नहीं कर रही थी ठीक ठाक, तो बेचारे नहीं जा सके, फंस गए। देवर कॉट, उन्हें पकड़ लिया गया बाय द पुलिस एंड ब्रूचुअली बीटन अप, और बुरी तरह से उन्हें मारा पीटा गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। तो बैड लक था इन लोगों का। द विजन्स ऑफ दिस मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। अब विजन का मतलब होता है कि जो कुछ भी होना है वो आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में होना चाहिए, उसका पूरा रोड मैप होना चाहिए, वही आपका विज़न है। अभी आप स्टूडेंट्स हैं, 10th में हैं, फिर 12th में जाएंगे, तो आगे आपको क्या बनना है, कैसे आप बनोगे, क्या क्या तरीके अपनाओगे, वो सारा का सारा अगर आपके माइंड में आज है तो आपके पास विज़न है, नहीं तो आपके पास विज़न नहीं है। विज़न कहते हैं दृष्टि, दूरदृष्टि। द विजन ऑफ दिस मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। तो इस प्रकार के मूवमेंट का जो विज़न था, इसे कांग्रेस प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया गया था, या हम ये कह सकते हैं कि स्वराज वास्तव में उसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया था। तो लोग अपना अपना अर्थ निकालते थे, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी, लोग अपना अर्थ निकालेंगे कि पर्दे के पीछे भाई क्या है। किसी ने कहा पेड़ है, अब किस चीज़ का पेड़ है, तो लोग ये तो समझ लेंगे पेड़ है, लेकिन किस चीज़ का पेड़ है, अब डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ बनेंगे। अब कुछ लोग शक करेंगे पता नहीं है भी कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन बता दिया जाए कि पेड़ है और पेड़ इमली का है या आम का है या नीम का है, तो कोई शक नहीं रहेगा। तो दे इंटरप्रेटेड, मतलब अपने ढंग से उसको एक्सप्लेन करते थे, अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते थे, अपने ढंग से उसके मीनिंग निकालते थे, स्वराज क्या है, अपने अपने तरीके से। तो इमेजिनिंग इट टू बी द टाइम, वो ये सोचते थे कि एक ऐसा समय होगा स्वराज जब ऑल सफरिंग्स एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वर द मीनिंग ऑफ स्वराज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, एक क्वेश्चन नया बनाया जा सकता है, या हाउ डिड द पीपल इंटरप्रेट डिफरेंटली द मीनिंग ऑफ स्वराज, द टर्म स्वराज, तो इसके लिए एक नया क्वेश्चन बन सकता है। और मैं तो कहूँगा कि बोर्ड वाले बनाए इस तरह का क्वेश्चन। येट व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड, चैंटेड मतलब जब आप किसी स्लोगन के नारे लगाते हो, जाप करते हो मंत्र का, देन चैंटेड। तो व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधी जीज नेम, जब गांधी जी का नाम यानी महात्मा गांधी की जय, रेस स्लोगन डिमांडिंग, और कहते थे स्वतंत्र भारत, चिल्लाते भी थे, आवाज़ उठाते थे, स्लोगन मारते थे। तो इस तरह की जब हरकतें करते थे तो उनका मतलब था कि हमारी मुसीबतों का अंत। अब किसी की मुसीबत लैंड से रिलेटेड है, किसी की मुसीबत रेवेन्यू से रिलेटेड है, किसी की मुसीबत वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है, तो आपकी मुसीबतें हल हो रही, तो समझो आपको स्वराज मिल रहा है। और आज भी बच्चों से पूछा जाए कि स्वराज क्या है तो शायद वो ठीक से बता नहीं पाएंगे, या उनसे ये भी पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम, तो शायद वो अपनी अपनी बात कहेंगे। स्टूडेंट्स अपनी फ्रीडम अलग से बताएंगे, टीचर्स की फ्रीडम डिफरेंट होगी। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो बिलीव्स हैं किसी आइडिया को लेके, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़, इन्हें नोशन कहा जाता है, लोगों के मन में बैठे होते हैं नोशंस। तो डिफरेंट नोशंस थे लोगों को मन में स्वराज को लेके। दे वर आल्सो इमोशनली रिलेटेड टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी देखते थे कि हम अपने यहाँ अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो ये आंदोलन ये मानते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो नेशनल वाइड चल रहा है उसका एक हिस्सा है, यानी हम यहाँ पे कुछ करते हैं तो ये कंट्रीब्यूट करता है राष्ट्रीय स्तर पे। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी के नाम पर कोई ना कोई आंदोलन चलाते थे और लिंक्ड देयर मूवमेंट टू दैट ऑफ द कांग्रेस, या वो कांग्रेस भी तो बहुत फेमस थी उस वक्त, आज भी फेमस है। एक प्रकार से वो कांग्रेस डिफरेंट थी जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए थी। महात्मा गांधी ने कहा इसको ख़त्म कर दो, क्योंकि कांग्रेस का गठन 1885 में एक विदेशी ने किया था, ए ह्यूम ने किया था, और जब 1947 में जब हमें आज़ादी मिल गई थी इसका काम ख़त्म। लेकिन चालाक लोग थे, नेहरू वगैरह सब ले आए साथ में, अच्छे लोग थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम क्रिटिक्स तो हो ही सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं ना। उसको भंग किया उन्होंने, महात्मा गांधी की बात मानी नहीं, और आज देखिए उसी का नाम लोग भुना रहे हैं, कैस करते हैं इसके नेम को। तो उस वक्त कांग्रेस का लोगों पे बहुत बड़ा असर था, भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो अपने को मूवमेंट को गांधी जी से जोड़ के चलते थे या कांग्रेस से जोड़ के चलते थे, ये कांग्रेस का मूवमेंट है। दे वर आइडेंटिफाइंग विद द मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। तो इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ कि मान लीजिए एक बहुत दूर के गांव देहात के इलाके में कोई मूवमेंट चल रहा है, या ट्राइबल मूवमेंट है, या किसान का मूवमेंट है,
तो ये मान के चलते थे कि हमारा मूवमेंट किस मूवमेंट का हिस्सा है, कांग्रेस का या महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट चलाया उसका हिस्सा है, अब पूरे देश को स्वराज मिलेगा। तो अपने मूवमेंट को आइडेंटिफाई करते थे, जोड़ के लेके चलते थे। किससे? कि जो लोकल मूवमेंट है वो एक गांधी और कांग्रेस का मूवमेंट है, यानी कि जो पूरे देश में चल रहा है। तो एक प्रकार से लोकल मूवमेंट एक बड़े मूवमेंट से जुड़ जाया करता। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम मान लीजिए किसी पार्टी के सदस्य हैं या किसी संगठन के सदस्य हैं, किसी एनजीओ के सदस्य हैं, पूरे भारत में वर्क कर रही है। तो अगर आप किसी लोकेलिटी में रहते हो, आप बताओगे भाई मैं इसका सदस्य हूँ, अच्छा उसके सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एक बड़े मेंबर का हिस्सा माने जाएंगे। और ये जो बड़ा दल है या बड़ा संगठन है, बड़ा एनजीओ है, इसके अम्ब्रेला के अंतर्गत आप आ जाएंगे। अब जैसे आप किसी गांव देहात के स्कूल में पढ़ते हैं, कल को आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और आपसे पूछा कि आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, भाई हम यहाँ पढ़े, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सपोर्ट आपको मिल गया, अरे एक प्रकार से आप बहुत बड़े व्यक्ति नज़र आना शुरू हो गए। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे आंदोलन एक बड़े आंदोलन के रूप में नज़र आते थे जब उन्हें जोड़ा जाता था किसी बड़े आंदोलन से, नेशन वाइड मूवमेंट से। ये देखिए चौरी चौरा कांड का जिक्र यहाँ पर अभी हमने किया नहीं है, और किस प्रकार से यहाँ पर देखिए लोग पड़े हुए हैं, हत्या की जा चुकी है। 1922 में 5 फरवरी को घटना घटी थी। At Chauri Chaura in Gorakhpur, a peaceful demonstration bazaar turned into a violent clash with the police. Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called a halt मतलब रोक, stop to the non-cooperation movement. अब इसके नीचे जो है अगला हम ये अगले पार्ट में लेंगे, और थोड़ा सा मैं इसका जिक्र ज़रूर कर दूं इस इंसिडेंट का कि गोरखपुर में एक प्लेस है चौरी चौरा। अब उस चौरी चौरा में क्या हुआ कि थाना था उस वक्त और थानेदार था वहाँ पे। तो वहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जुलूस निकल रहा था, कांग्रेस के लोग थे, नॉन खिलाफत मुस्लिम्स हिंदूज वर टुगेदर वर देयर। तो उन पे असॉल्ट किया, अटैक किया, कुछ गोलियां वगैरह चलाई होंगी। तो भीड़ बेकाबू हो गई और भी लोग आगे यहाँ जुड़ गए, और जब इनकी गोलियां खत्म हो गई पुलिस वालों की तो थाने के अंदर चले गए। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि पुलिस जो भीड़ है यहाँ तक आ जाएगी। तो भीड़ वाले वहाँ तक पहुँचे और अपने हाथ में जो भी हथियार थे लिए हुए पहुँचे थे, उन्होंने ललकारा, बाहर निकलो बाहर निकलो। कोई बाहर नहीं निकला, पूरे थाने को आग लगा दी गई और थानेदार समेत सब के सब वहाँ पे लगभग 22 लोग थे, थानेदार को मिला के सब जल गए। अब ये क्रूरतम घटना थी जो हम कह सकते हैं कि इंडियंस ने, लेकिन आप जानते हैं कि क्राउड है, क्राउड का अपना माइंड नहीं होता, क्राउड में आप इसको गिरफ्तार करोगे, और उसको गुस्सा दिलाया गया और नॉन वायलेंट तरीके से वो वायलेंट हो गया। और तब ये 5 फरवरी की घटना है, 5 फरवरी 1922, और उसके बाद 12 फरवरी को इसे वापस ले लिया गया और 10 मार्च को ले जाके महात्मा गांधी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्हें 6 साल की सज़ा दी गई, लेकिन बाद में 1922 में गिरफ़्तार हुए थे, 1924 में बीमारी की वजह से फिर उन्हें आज़ाद भी कर दिया गया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस तरह से ख़त्म हो गया। इसके क्रिटिक्स हैं, डिबेट होती है कि अगर ये चलता रहता तो शायद मिल जाती आज़ादी उस वक्त, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे जेल में भी जो बंद थे लीडर, वो भी कहते थे कि महात्मा गांधी को इसे वापस नहीं लेना चाहिए था। यहाँ तक तर्क दिए गए कि कन्याकुमारी में अगर किसी गांव में कोई घटना घटती है वायलेंट, तो उसकी सज़ा हिमालय में रहने वाले एक गांव के लोगों को नहीं दी जानी चाहिए, आंदोलन चलते रहना चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने कहा नो। तो आप सोचिए कि कितने विरोध के बावजूद भी गांधी जी का क्या टेम्परामेंट था कि वो जो है अपने निर्णय पर अडिग रहते थे। हम कह सकते हैं थोड़ा जिद्दी भी थे, और क्या ट्रस्ट था लोगों का कि उसके बावजूद भी लोग उनका साथ देते थे। तो आगे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं।